Student, I'm your new Pole Science faculty, Anu Sharma. Today we are going to discuss chapter number 4 Alternative Center of Power. सबसे पहले ये इसका मतलब जानते हैं. Alternative Center of Power का मतलब सत्ता के वैकल्पिक केंद्र. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 1990 में ही 1990 के बाद जो दो ध्रुवीय जो राजनीतिक केंद्र थे वो समाप्त हो गया था. यानी दो राजनीतिक केंद्र पहले कौन थे? एक यूएसएसआर था और एक यूएसए था. यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ यूएसए बच गया था जिसकी अपनी हेजीमनी हो गई थी. लास्ट चैप्टर में आपने यूएस हेजीमनी में इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है. हम आगे चलते हैं. इट बिकम क्लियर डैट यूएसए हेजीमनी होने के बाद, सोवियत संघ के टूटने के बाद, यूएसए के अकेला एक सत्ता का केंद्र होने के बाद नए सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनने शुरू हो गए. और इसी का परिणाम था कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन का डेवलपमेंट हुआ, का गठन हुआ, और एशिया में एशियान का गठन हुआ. इन सब के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. अभी हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूरोपियन यूनियन. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते होते ये जो यूरोपियन लीडर्स थे वो उनमें इस मुद्दे पर गहमा गहमी होनी शुरू हो गई कि जो अब यूरोप है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो यूरोप है क्या वो अपने राइवलरीज को भूलकर नए सिद्धांतों के आधार पर नए राजनीतिक संबंध बनाएगा या नहीं बनाएगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोपियन स्टेट के जो ग्रुप थे उनके सिद्धांतों को पूरी तरीके से हिला दिया था. जो यूरोपियन स्टेट थे वो जितने भी यूरोपियन स्टेट थे उनमें आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था. उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से डाउन हो गई थी. डाउन हो गई थी. उनका जो स्ट्रक्चर था, जो ग्रुप था, जिस आधार पर वो क्या थे, जिस बेस पर और उनके स्टेट का ग्रुप बना हुआ था वो बिल्कुल हिल चुका था. 1945 में जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके ठीक बाद शीत युद्ध शुरू हो गया था. तो उस समय ही जो यूरोपियन स्टेट थे यानी जो पूरा यूरोप था वो दो भागों में बट गया था. एक वेस्टर्न यूरोप और एक ईस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप को अमेरिका से फाइनेंशियल हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी जिसे अमेरिका ने मार्शल प्लान का नाम दिया. यूएसए ने आगे चलकर और वेस्टर्न यूरोप की और मदद करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए उसने नाटो का संगठन किया. अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस मार्शल प्लान के अंदर ही एक और संगठन, एक और ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया जिसे नाम दिया गया यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसमें यूरोप की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये संगठन बनाया गया था 1948 में. ये एक ऐसा जो OEEC जो फोरम है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका था जहाँ पर वेस्टर्न यूरोप की जो स्टेट है वो व्यापार और आर्थिक समस्या से संबंधित चीज़ों पर क्या कर सकते हैं, उसका सल्यूशन ढूंढ सकते हैं. 1949 में एक स्टेप आगे बढ़ा गया और अब आर्थिक जो यूरोपियन यूनियन है वो आर्थिक रूप से तो मजबूत होता जा रहा था, लेकिन अब उसने सोचा कि भाई अब मैं क्या करूँगा, मैं पॉलिटिकली भी क्या होऊंगा, स्ट्रांग होऊंगा. और ऐसा करने के लिए, ऐसा पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के लिए जो यूरोप था उसने 1957 में क्या किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठबंधन किया, उसे संगठन किया. This process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament. और इस प्रोसेस को यानी जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसे आगे चलकर किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया. इसी तरीके से एक कदम और बढ़ते हुए 1992 में इसको यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, यूरोपियन यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट हो गया. द फाउंडेशन वॉज लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन. जो यूरोपियन यूनियन का जो आधार रखा गया वो क्या था, कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी,
कॉमन कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर एंड कॉमन क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी, यानी ये सारी चीज़ें कॉमन रखी गई सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स के लिए। जो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसे यूरो कहा गया। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल वन। जो अब ये जो यूरोपियन वन है वो समय के साथ साथ एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक यूनियन यानी एक आर्थिक संगठन से बदलता बदलता अब क्या बनता जा रहा था, एक राजनीतिक संगठन बनता जा रहा था। The EU has started to act more as a nation state। अब जो EU है वो अब एक नेशन स्टेट के रूप में ज़्यादा अपने आप को के रूप में बदलता जा रहा था। स्टार्टेड एक्ट नेशनल, जो EU है वो नेशन स्टेट के रूप में एक्ट करने लगा था। While attempt to have a constitution for EU have failed, बहुत कोशिश यानी जो EU था वो अपना एक संविधान बनाना चाहता था लेकिन वो उसमें फेल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी EU का अपना एक झंडा है, अपना नेशनल एंथम है, अपनी फाउंडेशन डेट है और अपनी ही करेंसी है। It has also some form of common foreign and security policy in its dealing with other nation। अब इसकी जो है अपनी ही एक कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी है दूसरे देशों के साथ संबंध या डील करने के लिए। यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन while acquiring new members and especially from the erstwhile Soviet bloc। अब जो यूरोपियन यूनियन था वो अपना दर्जा अपना आकार अपना साइज बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने और नए मेंबर को अपने में जोड़ना चाहा। स्पेशली किससे बिलोंग करते थे, सोवियत संघ से। आप यहाँ पर जो ये पिक्चर देख रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देख रहे हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस फ्लैग में 12 गोल्ड स्टार्स हैं जो कि सॉलिडिटी और हार्मनी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। ये जो 12 स्टार हैं वो इस बात का सिंबल है कि जो परफेक्शन यानी कंप्लीटनेस और यूनिटी, एकता का सिंबल है ये और पूर्णता का सिंबल है। इसके बाद यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का मैप दे रखा है, जो वॉयलेट कलर से ये जो शेडेड है वो ओल्डर मेंबर है और जो ऑरेंज कलर से शेडेड है वो न्यू मेंबर है। बस इसमें खास बात है यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यूनाइटेड स्टेट्स से अब जो ब्रिटेन है वो क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। आपने लास्ट ईयर ही ब्रेक्सिट के बारे में बहुत न्यूज़ में सुना होगा। आगे फॉरवर्ड करते हैं। द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी। यूरोपियन यूनियन अपना जो आकार था वो बढ़ाना चाहता था और इसलिए चाहता था और ये चाहता था कि भाई नए मेंबर्स जो हैं वो क्या आ जाएं, उसमें इंक्लूड हो जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस था बहुत इजी नहीं था। जो पीपल थे मैनी कंट्री के वो क्या नहीं थे, इस बात से खुश नहीं थे कि भाई उनकी कंट्री की ये जो शक्तियाँ हैं वो EU को दे दी जाए। There are also reservation about including some new countries within the EU के अंदर कुछ ऐसे रिजर्वेशन भी थे कि भाई कुछ कंट्रीज़ को ही क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। EU has economic, political and diplomatic and military influence। अब जो EU है वो अब क्या बन चुका था, एक इन्फ्लुएंसर बन चुका था। कैसा इन्फ्लुएंसर, जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और डिप्लोमेटिक रूप से, मिलिट्री के रूप से स्टेट्स को, कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता था। द EU इज़ वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन 2016। 2016 तक EU जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका था। उसकी अर्थव्यवस्था $17 ट्रिलियन की हो चुकी थी, जो कि USA के ठीक दूसरे नंबर पे थी। इसकी करेंसी EU है जो कि मार्केट में US डॉलर को हमेशा टक्कर देती है। Its share of world trade is much larger than that of United States, allowing it to be more assertive in trade dispute with the US and China।
जो EU का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो USA से क्या है, बहुत ज़्यादा है, और हमेशा USA और चाइना के बीच में इसका ट्रेड डिस्प्यूट होता रहता है, यानी व्यापार का मतभेद होता रहता है. इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका. और ये उसके क्लोजेस्ट नेबर जो हैं एशिया और अफ्रीका को प्रभावित करते हैं. इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल ऑफ द EU. ब्रिटेन, फ्रांस होल्ड परमानेंट सीट ऑन द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल. इसमें ये कहा गया कि भाई जो इसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट है वो भी ये महत्वपूर्ण है. जो EU, ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनकी UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है. EU इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द UNSC. EU में EU में ये बहुत सारे ऐसे मेंबर भी, UNS में ऐसे बहुत सारे मेंबर भी हैं जो कि नॉन परमानेंट हैं, जो कि EU जो इकोनॉमिक यूरोपियन कंट्री है उसके मेंबर हैं. EU to influence some US policies such as current US पोजीशन ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम. जो EU है, ये यूरोपियन यूनियन है, वो USA की कुछ पॉलिसीज़ को भी क्या करता है, प्रभावित करता है. जैसे कि ये अभी करंट की पॉलिसी जो है, US की जो करंट पोजीशन है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसको भी EU ने इन्फ्लुएंस किया है. Its use of diplomacy, economic and investment and negotiation rather than the coercion and military force have been effective, as in the case of dialogues with China or human rights and environmental degradation. कह रहे कि जो EU है वो चाइना के खिलाफ डायलॉग्स, मतलब जो भी, मतलब किसी भी चीज़ को, चाइना को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चाइना को प्रभावित करने के लिए वो डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन जैसे, यानी वाद विवाद जैसी चीज़ों का प्रयोग करता है चाइना के साथ. अगर चाइना के साथ कोई डिस्प्यूट है उसे सुलझाने के लिए वो इन चीज़ों का प्रयोग करता है ना कि मिलिट्री का. मिलिट्री, द EU whose combined armed force are the second largest in the world. जो EU की जो मिलिट्री फोर्स है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ही आर्मी है. पहली कौन सी है, USA की है. 2 EU member states, Britain and France, also have nuclear arsenal of approximately 550 nuclear और warheads. इसके बाद जो EU के 2 मेंबर्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके पास भी ये न्यूक्लियर पावर है. 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके पास. As a superpower organization, EU is able to intervene in economy, political and social areas. जो EU है एक सुपर नेशन होने की वजह से, सुपर नेशन ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है और एक इन्फ्लुएंसर के रूप में उभर कर आता है. But in many areas, its member states have their own foreign relation and defense policies that are often at odds with each other. लेकिन बहुत सारे एरियाज़ में जो इसके मेंबर्स हैं उनकी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ है. जैसे कि ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन द इराक इन्वेशन. जैसे कि जो ब्रिटेन के PM है वो अमेरिका के पार्टनर हैं इराक की इन्वेशन में, यानी इराक में घुसपैठ का जो इनका जो USA का जो प्लान है उसमें ब्रिटेन के मेंबर जो PM है वो क्या है, पार्टनर है, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं. इसके बाद मेंबर ऑफ द US लीड कोलोनाइजेशन ऑफ द विलिंग. इसके बाद वेयर इज द जर्मनी एंड फ्रांस अपोज अमेरिकन पॉलिसी. इसके बाद जो जर्मनी और फ्रांस है वो अमेरिका की इस पॉलिसी के खिलाफ हैं. देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटेड यूरोस्केप्टिज्म इन सम पार्ट ऑफ यूरोप अबाउट द EU's इंटीग्रेशन एजेंडा. बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर हर EU का जो दखल अंदाजी है वो क्या है, निषेध है. दस फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जैसे ब्रिटेन्स फॉर्मर PM मार्जिन दैचर
kept the UK out of the यूरोपियन मार्केट। जैसे कि एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो ब्रिटेन के पीएम थे मार्गरेट थैचर, उन्होंने यूके को यानी यूनाइटेड किंगडम को यूरोप के मार्केट से अलग रखा है। उसी तरीके से डेनमार्क एंड स्वीडन have rested the Maastricht Treaty and the adoption of the euro, the common European currency। इसी तरीके से डेनमार्क और स्वीडन है, उन्होंने ही मास्ट्रिक्ट ट्रीटी और यूरो को अपनी करेंसी को अडॉप्ट करने के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था। कॉमन यूरोपियन जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है। दिस लिमिट द एबिलिटी ऑफ द EU टू एक्ट इन मैटर ऑफ द फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। और यही सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि जो EU है उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, किसके रिलेशन में, फॉरेन रिलेशन और डिफेंस में। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आसियान के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।